हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लीड कोड कॉन्टेस्ट 392 का प्रॉब्लम 43108 मिनिमम कॉस्ट वॉक इन वेटेड ग्राफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक अनवेटेड वेटेड ग्राफ, सॉरी अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होगा एन वर्टिसेस के साथ, लेवल 0 to n-1। कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड चीज है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमारे पास जो एजेस होंगे वो एजेस डिफाइंड होंगी। ठीक है, ये वेटेड ग्राफ है। ठीक है, तो हमें दिखाएगा कि यू से भी कि कौन से दो नोड के बीच में एज है, और वेट कि उन दोनों नोड के बीच का जो एज है उसका वेट कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि वॉक ऑन दी ग्राफ। वॉक ऑन दी ग्राफ का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई भी एक वर्टेक्स दे देगा यू और एक वर्टेक्स दे देगा भी। ठीक है, तो वॉक क्या होगा कि कोई भी एक पाथ जो तुम्हारा यू से लेके भी तक जा रहा हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज क्या है कि कोई हमें ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं बताना है। सेम एज को बार बार भी ट्रैवल कर सकता है। सो लेट्स से कि इस ग्राफ को ही देख लेते हैं ना। एक सेकंड, सॉरी। ये ऐसा ग्राफ है। ठीक है ना, और ये देखो ये ग्राफ है। ठीक है ना, ट्री नहीं है, इसलिए डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे इसमें। अब देखो 0 1 2 0 1, क्या था, 0 1 3 2, 0 1 3 2 4। ठीक है, ये था। अब देखो, हो सकता है ना, अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई तुमको जीरो से लेके, एक क्वेरी दे दी हमें कि 0 से लेके 3 पे जाना है। तो एक तो क्या ही है कि हम 0 से 1 पे जाएं, 1 से 3 पे जाएं। ठीक है, ये एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ क्या होगा कि 0 से 1 पे जाएं। ठीक है, 1 से हम 2 पे जाएं, 2 से वापस 1 पे आए, और 1 से वापस 3 पे जाएं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है कि हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम एज बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई सा भी वर्टेक्स हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो कॉस्ट ऑफ जो हमने एक वॉक करी उसका कॉस्ट क्या होगा। उसने बोला कि जब यू से भी तक जाओगे तो जो जो नोड तुम विजिट करोगे, ठीक है, उन सबका एंड। ठीक है, ध्यान सुना इसने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ अ वॉक क्या होगा कि तुम यू से स्टार्ट करके भी तक गए, तो जितने भी नोड आएंगे उन सबके बीच का जितना भी एजवेट होगा, उन सब एजवेट का एंड ले लोगे, तो वही उस वॉक का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि देखो, जैसे कि इस केस में हमने डिस्कस करा ना कि अगर ये डायरेक्ट पाथ फॉलो करता है कि 0 से 1 पे गया, 1 से सीधा 3 पे गया, तो ये एक एजवेट लेट्स से कि W1 है, ये W3 है। तो इस कॉस्ट के लिए, सॉरी इस वॉक के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, W1 एंड W3। पर यही अगर मान लो कि ये ऐसे गया होता, 0 से लेके 1 पे, 1 से लेके 2 पे, 2 से वापस 1 पे, और वापस 3 पे। तो इसके लिए एजवेट कितना, कॉस्ट कितना हो जाता सबसे पहले, ये W1 जो इन दोनों के बीच का एजवेट है, एंड ये 1 और 2 के बीच का W8 मान लो कि एजवेट मान लो W2 है। तो देखो, अगर 2 से 1 पे जाए चाहे 1 से 2 पे जाए, फिर से वापस एक बार हमें लेना पड़ेगा W2, ये एंड है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर 2 से 3 पे जा रहा है तो W3। ठीक है, ये हो जाता है इसका कॉस्ट। अब देखो, अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास क्वेरी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेरी दिया हुआ है। क्वेरी ऑफ आई क्या डिफाइन कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा कि दो एस दे दिए होंगे हमें कि एस और एस आई और टी आई, बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक रीचिंग पॉइंट। ठीक है, कि हमने एस से स्टार्ट किया या एस आई से स्टार्ट किया और टी आई पे गए। तो अब देखो, एस आई से टी आई अगर हम पहुंच गए, ठीक है, तो बहुत सारे कॉस्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने भी देखा ना कि जैसे 0 से 3 पे जाते हैं, तो एक तरीका तो यही था कि 0 से 1 जाए, 1 से 3 जाए, तो उस केस में कॉस्ट हमारा आएगा W1 एंड W3। और दूसरा तरीका अगर फॉलो करें डब्ल्यू, तो इस केस में हमारा ये वाला कॉस्ट था। ठीक है, तो जितने भी कॉस्ट आएंगे, ये बोल रहा है कि जो मिनिमम कॉस्ट होगा ना वो रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर वॉक के लिए, अगर पॉसिबल है वहां पे जाना तो। और अगर पॉसिबल नहीं है वहां पे जाना तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे तीन चीजें, बेसिकली दो चीजें हैं। एक कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा चीज अगर है तो मिनिमम कैसे निकालें। ठीक है, तो पहले पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए क्या ही है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है ऐसे, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है मेरे पास। ठीक है ना, लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ था। ठीक है, तो अब देखो, जितने भी नोड इसमें, अगर इस पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट का कोई भी दो नोड हम उठा लेंगे तो उसमें जा सकते हैं, एकदम फॉर श्योर जा सकते हैं। पर यही मान लो कि इसी ग्राफ का पार्ट होता है कि एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे भी है। ठीक है, तो अब देखो, कोई अगर कोई नोड हम इसका उठाएं, एक नोड और एक नोड इसका उठाएं, तो कभी हम जा सकते हैं क्या एक दूसरे में, नहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी के लिए क्या समझ में आ रहा है कि जो भी दो नोड देंगे हमें क्वेरी में, वो सेम कनेक्टेड कंपोनेंट का होगा।
तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ आ रहा है ना भाई कि अगर कनेक्टेड कंपोनेंट का बात कह रहे हैं हम, हमें ये चेक करना है कि दो नोड सेम कनेक्टेड कंपोनेंट की है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ डीएसयू लगने वाला है, ठीक है ना, या लग सकता है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है कि डीएसयू क्या है, बहुत इजीली समझ आएगा अभी, ठीक है ना। तो पहला चीज हमें समझ में आएगा कि पहली चीज हमें पॉसिबिलिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। अगर हम वो कर लिए कि अगर वो जा सकता है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आता है दूसरा चीज कि मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये चीज जब डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास दो पाथ था। तो एक था W1 एंड W3 कॉस्ट दिया था हमें, और इतना सारा W, इसमें भी देखो W1 W3 है, इसके अलावा भी दो कंपोनेंट है, बेसिकली वो दोनों सेम ही है W2 के बराबर। पर ध्यान से देखो, एंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर तुम ए एंड बी का एंड ले रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होगा कि ए एंड बी का एंड है ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ए होगा, लेस देन इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, क्यों क्यों ऐसा होगा कि देखो, ए के जितने भी सेट बिट होंगे, ठीक है ना, बी भूल जाओ कि बी हमें नहीं पता है, ठीक है। लेट्स से कि ये ए था। अब देखो, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो कि जितने भी इसमें सेट बिट हैं वो सब के सब आ जाए, ये हो गया हमारा बेस्ट केस सिनेरियो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए एंड बी कितना हो जाएगा, इक्वल इक्वल टू हो जाएगा ए, इक्वल हो जाएगा ए के बराबर, ठीक है। पर पर वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि ये सारे बिट जीरो हो बी के, तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, या तो इक्वल टू बी, ठीक है ना। बी से कम भी हो सकता है, अगर मान लो कि बी यहाँ पे 1 1 होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो, जहां पे बी 1 है वहां पे ये ए 0 है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या आ जाता है कि ये लेस देन बी आ जाता, तो और लेस देन ए भी आता, क्योंकि ओवरऑल जीरो ही हो जाता। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो, जो सेट बिट है, मैक्सिमम वही सारे बिट सेट रह सकते हैं, पर हो सकता है, चांसेस हैं, देखो, इसमें अगर वन सेट था तो बाद में सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो चांसेस है। लेकिन जो जीरो था वो फॉर श्योर जीरो ही होगा। तो देखो, जो बी में जीरो होंगे वो भी जीरो होंगे, जो ए में जीरो होंगे वो भी ए में ओवरऑल में जीरो ही होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज कर जाएगा अगर जैसे हमने एग्जांपल चेंज करा तो, ठीक है। और देखो, जैसे ही अगर वन आया तो वन में पॉसिबिलिटी या तो वन रहेगा या तो वन नहीं रहेगा। तो इससे मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी दो नंबर हम लेंगे, तो इसका जो एंड होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू हो सकता है एट मैक्स, ठीक है, दो नंबर के। तो अब देखो, जब हमें पता है कि दो नंबर हम ले रहे हैं तो उसका एंड हमेशा उन दोनों के इंडिविजुअल से लेस देन इक्वल टू आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी है एक सी लेने का, तो मैं तो सब ले लूंगा ना भाई, अगर मुझे मिनिमम करना है तो, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से जितने नंबर हो सकते हैं उतने नंबर ले लूंगा। इससे क्या होगा कि जो उनमें सबसे मिनिमम पॉसिबल होगा, या तो वो चला जाएगा या तो उससे भी नीचे चला जाएगा, यही ना है। तो हमें यहां से क्या समझ में आना कि अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर हमको उनका एंड मिनिमम करना है तो हम सबको ही ले लेंगे, सबको ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो इससे मेरा फायदा क्या होगा कि अगर देखो सब सेम है, लेट्स से कि सब ए था, तो इस केस में क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा ए रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर मान लो कोई ऐसा दूसरा नंबर आ गया जो इससे छोटा था, तो ओवरऑल क्या कर देगा, इसको छोटा कर देगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे इसीलिए उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें क्या बोला था कि हम सेम नोड को कैसे भी विजिट कर सकते हैं, कितनी बार भी विजिट कर सकते हैं। अब देखो, तो अगर एक कंपोनेंट है, यही वाले कंपोनेंट, एक और बार कोई और सा बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। लेट्स से कि ऐसा कोई ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां जाने के लिए लेट्स से कि ये नोड है वन, ये नोड है टू। तो देखो, वन से टू पे जाने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यहां से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे पहुंच गए, ठीक है ना। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यहां जाके रुक जाए, हम क्या करेंगे कि यहां से वापस भी जा सकते थे ऐसे, फिर वापस घूम के फिर वापस घूमते फिरते यहां तक पहुंच गए। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी दो नोड के बीच का अगर भी पाथ निकालना है ना, तो हम सारे नोड को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, चीजें रिपीट होंगी, तो चीजें रिपीट होंगी ना, तो एंड की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए एंड ए करोगे तो ये तुम्हें ए ही देगा। तो हमें रिपीटेशन से तो मतलब ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, जितने भी ये यूनिक होंगे, ठीक है, यूनिक इन द सेंस कि हर एक एज वेट को हम एक बार ट्रैवर्स कर पाएंगे, ठीक है, या हर एक एज वेट का कंट्रीब्यूशन हम एक बार ले लेंगे, तो हमें उसके रिपीटेशन के मतलब ही नहीं है। तो देखो, अगर सेम कंपाउंड, सबसे पहले अब क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया था कि दो चीजें थी कि पॉसिबिलिटी और मिनिमाइजेशन। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो हम कैसे चेक कर लेंगे कि सेम कंपोनेंट में है कि नहीं,
ठीक है। और अगर हमें पता है कि सेम कंपोनेंट में है तो हम क्या करेंगे कि सारे जितने भी एजवेट्स है ना इस कंपोनेंट में, ठीक है, जो जो भी एजेस आए थे उन सबका हम एंड ले लेंगे। ठीक है, उन सबका हम एंड ले लेंगे। तो इससे हमें क्या होगा कि हमें फटाफट आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं, एक बार कोड देखोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। या चलो एक बार डीएसयू का भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली डीएसयू स्टैंड फॉर डिसजॉइंट सेट यूनिट। ठीक है, फैंसी नाम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं ना कि देखो, एक हमारे पास ग्राफ होता है। ठीक है, कोई सा भी हमारे पास ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ का पेरेंट मान लेते हैं। पेरेंट एज इन तुम ऐसा समझ लो कि जो ग्रुप होगा ना, जो भी ग्राफ होगा, जो भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, लेट्स से कि एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो इसका हमने एक नंबर दे दिया होगा और इसके लिए एक नंबर दे देंगे। तो इनिशियली हम मानेंगे कि कोई भी कंपोनेंट किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हमें जैसे जैसे एज मिलते जाएंगे ना हम कनेक्ट करते जाएंगे। तो इनिशियली जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नोड्स हैं, तो हम इसका पेरेंट भी यही मान लेंगे, इन्हीं को पेरेंट मान लेंगे कि इसका कोई पेरेंट है ही नहीं। ठीक है, बाद में लेट्स से कि मुझे एक नोड मिला कि 0 और 3 के बीच में। ठीक है, 0 और 3 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या 0 और 3 का पेरेंट सेम है। बोलेगा नहीं, सेम नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, इनको मर्ज करके, मर्ज करने का मतलब क्या है कि इनका पेरेंट सेम कर दो। तो यहाँ पे 0 था, तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे भी 0 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद अगर यहाँ पे 2 और 3 आया, ठीक है, बाद में, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 2 और 3 का पेरेंट सेम है। ये बोलेगा कि नहीं, 2 का पेरेंट तो 2 है, 3 का पेरेंट 0 है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा चलो दोनों को मर्ज कर दो। अब इसको मर्ज करेंगे तो लेट्स से कि यहाँ पे इसका पेरेंट हमने 0 कर दिया। ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पे भी पेरेंट उसका 2 कर सकते थे। अब फाइनली हमें मान लो कि इसके बाद अगर हमें कोई वो कहा, हमें किसी ने पूछ लिया, ठीक है, और हमें किसी ने पूछ लिया कि क्या 0 और 2 कनेक्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका पेरेंट निकालेंगे। ठीक है, इसका पेरेंट क्या आएगा, 0, इसका पेरेंट निकालेंगे, क्या आएगा, 0। तो ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक होता है फाइंड, ठीक है, जो पेरेंट फाइंड का काम, पेरेंट फाइंड करने के काम आता है, और एक होता है मर्ज, या इसको यूनियन भी कहीं पे लिखा हुआ तुमको देखोगे। ठीक है, तो ये दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब एक बार कोड देखेंगे और अच्छे से समझ आते जाएगा। देखो, हमने एक बना लिया, पहले तो पेरेंट स्टोर करने के लिए कि हाँ उसका पेरेंट कौन सा है या उसका ग्रुप नंबर कौन सा है। ठीक है, और एक बना लिया फाइंड, एक बना लिया मर्ज। अब देखो, जैसे ही हमने पेरेंट को सबसे पहले बनाया, पेरेंट को रिसाइज कर लिया, और हम सबका जो पेरेंट ऑफ 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, ऐसे हमने असाइन कर दिया। उसके बाद जो भी एजेस आएंगे हम उसको मर्ज करते जाएंगे। ठीक है, अभी हमें एजवेट से कोई मतलब नहीं है, तो हम मर्ज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो फाइंड का देखते हैं। ठीक है, फाइंड के लिए हम क्या करते हैं कि अगर पेरेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए है तो ये बेस केस है, जैसे कि जो हमने इनिशियल बेस केस रखा था। ठीक है, जो इनिशियल बेस केस था ना हमारा कि ए और ए इक्वल है, मतलब पेरेंट और उसका वो पेरेंट का वैल्यू दोनों इक्वल है, सॉरी आई और पेरेंट ऑफ आई इक्वल है, तो बेस केस हो गया, वहां पे हम रिटर्न कर जाएंगे, वहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो आगे फाइंड करते जाएंगे, जैसे कि लेट्स से कि यहाँ अगर हमें 3 का चेक करना होता, ठीक है ना, तो हमें 3 का चेक करना होता, तो हम कैसे करते कि क्या 3 इक्वल इक्वल टू उसका पेरेंट है, नहीं, नहीं है इक्वल, तो अब हम चले जाएंगे 0 पे, क्या 0 और उसका पेरेंट इक्वल है, हाँ 0 है, तो हम यहाँ से वापस गए, यहाँ से वापस गए, फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। वो क्या होगा, बेसिकली इसका ओवरऑल पेरेंट है उसका ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो, अब पेरेंट मिल गया। अब देखो, हमने जब तो पेरेंट निकाल लिए, अब हम मर्ज फंक्शन पे आते हैं, जब फाइंड हो गया कि हमें पेरेंट मिल गया, मर्ज पे आते हैं। मर्ज पे क्या हुआ कि ए और बी आ गया। ठीक है, ए और बी मिल गया हमारे पास, कि जो भी दो मर्ज करने थे उन दोनों का पेरेंट देखा हमने। अब पेरेंट देखा, दोनों अलग है, अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। अगर सेम ही रहते, लेट्स से कि अगर ऐसा रहता कि ये कुछ ऐसा सेम ही आ जाता, ठीक है, जब हमें ये और ये नोड वापस से मिलते, इसके बीच में एक एज होता, अगर ये दोनों नोड पहले से ही कनेक्टेड थे, क्योंकि सेमी पेरेंट आएगा ना इनका, तो हमें कनेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर अगर मान लो डिस्टिंक्ट रहते तो हम इसको कनेक्ट कर देते, कैसे, एक किसी एक का पेरेंट उठा के दूसरे में डाल देते। ठीक है, तो फाइनली हमने रिटर्न करा दिया, पर रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, बहुत बार आप देखोगे कि वाइड होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने क्या करा, अब हमें दो चीजें चाहिए। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हमने एजेस को सॉर्ट कर दिया, रीजन बीइंग कि अगर हम इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मैंने कर दिया था, पर उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने एजेस को वो कर दिया, मर्ज कर दिए, सारे एजेस मर्ज कर दिए। अब देखो, अब हमें पता है कि जो भी एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, कोई सा, चाहे ये हो, जैसे हम लोग कहीं भी डिस्कस कर रहे थे, ये हो,
तो हमें इस ओवरऑल का एंड वैल्यू निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम एक मैप बना लेंगे। ठीक है, एक मैप बना लेंगे जिसमें क्या होगा, एक इधर उसका जो पेरेंट है वो कौन है, ठीक है, और साथ में जितने नोट्स आते जा रहे हैं उसका एंड वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो अगर इनिशियली अगर ये पेरेंट प्रेजेंट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, जो भी एज वेट था हम चुपचाप वही रख देंगे। लेट्स से कि हमें मिला एक एज वेट 2 3, इसका एज वेट है 5, तो 2 और 3 ये दोनों ऑब्वियसली एक ही कंपोनेंट के पार्ट होंगे। ठीक है ना, मतलब दोनों कनेक्टेड ही होंगे। अगर पेरेंट भी निकालोगे तो दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, तो पेरेंट हमने जो भी निकाला, लेट्स से कि 2 आ गया, तो हमने क्या करा कि 2 मैप में चेक किया, 2 है नहीं है, तो हमने क्या 2 और इसका जो एज वेट था वो रख दिया। और बाद में लेट्स से कि 3 और 4 आया। ठीक है, तो हमने 3 और 4 का पेरेंट निकाले होते तो ये क्या ही आता, 2 आता, क्योंकि 2 3 का 2 आया था, तो 3 4 का भी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो कॉमन कॉमन है। ठीक है ना। तो अब देखो इसका जो एजेंट होगा 7, तो अब हम क्या है ना, इसको सीधा सीधा 7 नहीं करेंगे, यहाँ पहले से प्रेजेंट था तो हम 5 एंड 7 कर देंगे। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट होगा ना, तो उसका हमें एजवेट का एंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने वही करा, हर एक एज को एक एक करके उठाया है और हमने देखो उसका पेरेंट निकाल लिया। अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है, या चाहे यू से निकालो उसका पेरेंट, चाहे वी से निकालो, दोनों का पेरेंट सेम ही आएगा। ठीक है, पहले हमने देखो पहले पूरी मर्जिंग कर दी थी हमने हमने फिर पेरेंट निकाला, चेक किया कि क्या मैप में है कि नहीं। आंसर बेसिकली हमारा वो उसका जो एंड होगा ना उसका वैल्यू स्टोर करेगा। तो उस पेरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखा कि क्या वो पेरेंट है प्रेजेंट। अगर नहीं है तो उस पेरेंट को डायरेक्टली रखो और जो एजवेट है उसको डायरेक्टली रख दो। और अगर मान लो सीधा सीधा अगर ऐसा हम करना चाहते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट आंसर ऑफ एक्स क्या हो जाता है, जीरो। इंट कॉमा इंट में जीरो आ जाता है, तो वो ओवरऑल जीरो कर देता है। इसीलिए हमने यहाँ चेक लगा के डायरेक्टली इसको असाइन किया है। ठीक है, एल्स अगर वो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो पहले से वैल्यू होगा उसके साथ एक और एंड कर लो। ठीक है ना। तो ये आई होप एकदम क्लियर होगा। अब सिंपल से आप क्वेरी आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हाँ, इसमें एक एज केस था कि अगर सेम सेम अगर रहा ना, कि सेम नोड से सेम नोड पे जा रहा है, ठीक है, तो वो जीरो होना चाहिए। वैसे तो आई गेस ये फंसना नहीं चाहिए। लेट्स से इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ए और बी को पहले चेक किया कि ए का पेरेंट निकाला, बी का पेरेंट निकाला। अगर दोनों का पेरेंट सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम एक से दूसरे पे जा ही नहीं सकते। तो हमने कर दिया रेस को -1। उसके बाद अगर रेस क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट जो वेक्टर हम रिटर्न करेंगे उसको। ठीक है, तो हमने -1 पुश कर दिया। अगर वो प्रेजेंट होता तो हम क्या करते कि जो भी इसका पेरेंट होता, दोनों का पेरेंट सेम ही होता, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो हम आंसर ऑफ ए निकाल देते। क्यों? ये बेसिकली ये जो पेरेंट है उसी कॉरस्पॉन्डिंग तो हमने स्टोर करा हुआ था ना आंसर में, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पूरा पूरा एंड। ठीक है, और फाइनली हम ये रिटर्न कर देंगे रेस। ठीक है, चलो एक बार सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। ठीक है, हाँ, तो देखो ये जो है ना, अगर इसको तुम प्लॉट करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये सेम से सेम वाले पे ना ये जीरो रिटर्न कर देता है। इसीलिए मैंने ये एच केस यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। ठीक है, एक बार आप सबमिट करके देखोगे, सी एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, चाहे डीएसयू में कोई डाउट हो रहा हो या कोई और डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और बोलोगे तो डीएसयू के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।